वेलकम टू ज़ोमेन। आई एम जुनैरा अजहर। मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त, लेकिन क्या ये मामला यहीं तक रुकेगा? फौजी अदालतें और मुज़ाकरात, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? और 9 मई पाकिस्तान की सियासत का 9/11 आखिर कब तक, रास्ता कहाँ से निकलेगा? ये सब आज के ज़ोमेन में। सबसे पहले बात मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज के डिसीजन की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक आज अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया है, जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन से मशरूत होंगे, जो कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद ही अब मुमकिन होगा। फैसले के मुताबिक जिन सिविलियंस को सज़ाओं में राहत दी जा सकती है और रहा किया जा सकता है, उनको रहा किया जाए, और जिनको सज़ा सुनाई जाए उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं इस केस की, तो अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल आइन के खिलाफ करार दिया था। इस फैसले को बाद में उस वक्त की गवर्नमेंट यानी कि पीडीएम गवर्नमेंट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला मुअत्तल किया, लेकिन अप्रैल 2024 में हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि तकरीबन 20 अफराद को सज़ा मुकम्मल होने पर रहा कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन में अमेंडमेंट की और फौजी अदालतों को हतमी फैसले देने से रोक दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिस तरह बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के हामी थे, चाहे उसकी वजह दहशत गर्दी थी, लेकिन अब 9 मई के बाद उन्होंने उसकी मुखालफत की है क्योंकि उनकी अपनी जमात इसकी जद में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह पीडीएम सरकार 2023 में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की हामी थी। इससे साबित ये होता है कि इक़्तिदार में आने वाली हर सियासी जमात, वजह कोई भी हो, चाहे जो अम्ब्रेला है वो टेररिज्म का हो, हमायत करती रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, इस बात का ख्याल किए बगैर कि कल को इसका दायरा अगर वसी हो गया तो सिर्फ दहशतगर्द ही नहीं बल्कि शायद सिविलियंस भी इसकी जद में आएँ। और ये आज हो रहा है क्योंकि इनमें से कोई भी टेररिस्ट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन हालात और वाक़यात की वजह से लीगली अब वो इसकी जद में आ गए हैं। कई थिंकिंग माइंड्स का ये भी कहना है कि अगर इस फैसले को सामने रखें तो शायद बानी पीटीआई भी इसकी जद में आ जाएं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री पे हम नज़र डालें कि पाकिस्तान में ये कब कब थी और क्यों थी, तो ज़्यादातर ये मार्शल लॉ दौर में एक्टिव नज़र आएँ। 1952 और 67 में 2 दफ़ा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए सदर अयूब खान ने ऐसी तरामीम की जिनसे इस कानून के अहाते में सिविलियंस भी आ गए। सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट्स में पहला मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1977 में चला था। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाने के बाद ऑर्डिनेंस के ज़रिए 100 से ज़्यादा मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में 1998 में भी मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई और फिर एक लंबा वक्फा आया। 2014 में APS मैसेकर के बाद दहशत गर्दों को स्विफ्ट सज़ाएं देने के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई और मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई। बाद में 23वीं तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स को मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। इस तरह ये मिलिट्री कोर्ट्स जनवरी 2019 तक काम करती रहीं। बहरहाल इसके बाद इस पे सियासी कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, इसलिए ये एक्टिव नहीं रही। आज का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का देखा जाए तो उसमें एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है, क्योंकि अभी ये सब जुडिस मैटर है, वो ये है कि अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आईनी बेंच के हतमी फैसले से मशरूत तो कर दिया है, बट देयर आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन दैट इंटरिम टाइम। एक तो ये कि जिन मुल्जिमान को सज़ा हो जाएगी जब तक फ़ाइनल डिसीजन नहीं आता, और जब फ़ाइनल डिसीजन आता है और वो इस ऑर्डर के बरक्स होता है, तो जिन लोगों को सज़ाएं हो चुकी होंगी, क्या ये उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, 9 मई में गिरफ्तार उन लोगों का क्या होगा जो इस वक्त सिविलियन अदालतों में केसेस का सामना कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन अभी तक प्रोसीड नहीं कर सकी, क्या उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा जिस तरह इन 105 अफराद को किया गया? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के केसेस भी फौजी अदालतों में जा सकते हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद, जिन पर 9 मई केसेस में फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, और अब जबकि खुद बानी पीटीआई पे भी GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो उनका फ्यूचर क्या है? ऑन अ डिफरेंट नोट, दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट्स को या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को एंटी डेमोक्रेटिक समझा जाता है,
अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट समझा जाता है। तो ये भी सवाल होना चाहिए और ये भी डिबेट होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में सियासत जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है, और क्या मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से ये तासुर उभरता है कि अदलिया कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है। इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो आज डिसीजन आया है, बेशक ये कंडीशनल है, लेकिन बहरहाल ये फ़ैसले सुनाएगा और उसके बाद जब वोकेशंस के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और इस पे फाइनल डिसीजन देगी, तब जो भी डिसीजन आएगा वो तब देखा जाएगा। लेकिन ये इंटरिम इजाज़त देने की ज़रूरत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब जुडे से मामला और मैं खुद भी वकील हूँ इस केस में, तो जरा मैं एहतियात से बात करूंगा क्योंकि अभी मामला चल रहा है। आपको पता है पार्ट हर्ड मैटर है ये। जी। देखिए, इसमें जो इंटरिम ऑर्डर की वजह ये थी कि ये आपको पता है ये पिछले साल इनको कोर्ट्स को इस साल के शुरू में कोर्ट ने फैसला किया था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसमें सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, और इनकी एक शक थी आर्मी एक्ट की जो 1967 में अंदर दाखिल की गई थी कि जी कुछ केसेस में सिविलियंस का ट्रायल कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो जी। उसको डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, कलअदम डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने कि जी ये कलअदम है, इसमें सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता नहीं क्योंकि हो सकता। आर्टिकल 8 जो है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, और 3 में जो इनके कवानीन को जो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्ट करता है, वो आर्टिकल 8 सब क्लॉज 5 जो था वो बाद में इंसर्ट किया गया था। और ये जो केस था एफबीएलई का जिस पे हर कोई रिलाई करता है, ये 1962 के आइन के तहत हुआ था, फैसला हुआ था। तो और फिर उसके बाद आर्टिकल 10 ए भी 18वीं तरमीम से कर दिया था फेयर ट्रायल का, कि जी फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि आपका केस फेयर हो और आपके पास इंडिपेंडेंट जजेस हो। अब जी। देखिए, जो ये कोर्ट मार्शल होते हैं इसमें और जो आज उन्होंने फेयर ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में जो इक्वेट किया है वो एग्जैक्टली यही वाली क्लॉज की, आर्टिकल 10A। जी, उसने देखिए उसकी वजह जो जजमेंट थी एफपीएलई की और बाद में जजमेंट्स आई, उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल होता है वो फेयर होता है, लेकिन वो ज्यादातर बातें हो रही थी मिलिट्री मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। लेकिन 10A के बारे में इस तरह की कोई जजमेंट नहीं थी। जो पहली जजमेंट ये थी उसमें 10A पे, क्यों देखिए मैं और आप हैं सिविलियन है, हम चाहते हैं हमारे केस कोई भी हो, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, वो जुडिशियल ऑफिसर्स केस का फैसला करें, वो जजेस हो हमारे केस सुनने के, ना कि मिलिट्री जिसमें ना उनको ऑर्डर दिया जाता है, ना कुछ उसकी अपील भी आप जानती हैं चीफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, और बाद में फिर लिमिटेड स्कोप पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल कर सकते हैं 3 ग्राउंड्स पे। तो ये सारी बातें थी, लेकिन जो आज आप जो ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, देखिए पहली बात तो पहले तो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया वो जो जजमेंट थी, वो जजमेंट और कहा कि जी वो ट्रायल तो चला सकते हैं लेकिन अपने फैसला नहीं अनाउंस करेंगे। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि फिर इतना भी कहने की क्या ज़रूरत थी क्या? क्योंकि अगर अभी किसी को सज़ा हो जाती है और उसके बाद लेट्स से जनवरी में फरवरी में कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी, तो ज्यादती तो हो गई एक शख्स के साथ। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, दूसरी तरफ उसको जरा बैलेंस करें। देखिए अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक हफीजुल नियाजी साहब आते हैं, हमारा भाई है छोटा हसन नियाजी, वो भी एक 85 लोगों में 20 लोगों के तो फैसले हो चुके हैं, आपको पता है। आज हमें पता जी लगा जी। कि 85 लोग रह गए, तो 103 थे ओरिजिनली। तो अब उन्होंने कहा कि वो भी आके बार बार कहते थे कि जी ट्रायल होना चाहिए। अब देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी औलादें, बच्चे, बाप, माँ, बहन, भाई जो भी हैं, वो आर्मी अथॉरिटीज की तहवील में है, और उनके केसेस हो गए, क्योंकि वहां तो आपको पता है बड़े जल्दी केस चल के फैसला हो जाता है। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि अब आफ्टर ऑल वो 9 मई से वो लोग गिरफ्तार हैं और इस तहवील में उनकी तहवील ले ली गई थी सिविलियन कोर्ट से आर्मी जी। अथॉरिटीज ने। तो उन्होंने कहा कि जी अब अगर फर्ज करें उनको सजा भी होनी थी, तो हो सकता है 1 या 2 साल की सजा और रिमिशन भी मिलते हैं, आपको पता है जेल मैनुअल के तहत रिमिशन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हम इजाजत देते हैं, और अगर उनको सजा हो भी गई तो उनको जेल अथॉरिटी यानी वो सिविलियन कंट्रोल में आ जाएंगे, वो उनके लोग हवाले किया जाए। उनके हवाले कर दिया जाएगा जी। और उसमें ये लिखवा दिया गया, आपने देखें कि जेल मैनुअल के तहत जो भी उनकी फैसिलिटीज होंगी वो आर्मी की तहवील से निकल के सिविलियन तहवील में आ जाएंगे। जी। तो ये हो सकता है वो लोग जिनके बच्चे थे और वो इस तरह से उसमें दाखिल हैं, उनके लिए था कि जी वो ताकि अगर, और कुछ लोग हो सकता है स्पीडी कोर्ट हो में सके उनके नहीं लिए। नहीं कोर्ट में हो सकता है किसी के बाद उनका फैसला ये हो कि ये बेगुनाह है, तो देखिए हम राइट। उसको उसके हो सकता है मिलिट्री कोर्ट, लेकिन हमारा मुद्दा जो बेसिक मुद्दा है वो उस कोर्ट ने प्रोटेक्ट रखा है कि जो भी फैसला होगा उनकी अपील का राइट भी अलग होगा, और फैसला ये होगा कि आया उनका ट्रायल ये हो भी सकता था मिलिट्री कोर्ट मार्शल में, या फिर उनको सिविलियन में जाना चाहिए। तो ये तो फैसला
कोर्ट उसके बात करेगी। तो आई थिंक बिकॉज वो डेढ़ साल से ज्यादा से वो तहवील में थे और उनका तो उस केस नहीं वजह चल से रहा, उस इसको वजह से अभी मैं समझता हूँ कि इंटरिम और वो खासतौर पे वो हफीजुल्लाह नियाजी साहब आके हमेशा खड़े हो जाते, तो राइटली सो कि उनका बेटा उनका बंद है। बेटा हमें है, नहीं मालूम बिल्कुल कि फेयर इनफ, हसन को सजा हुई है नहीं हुई है, वो पता लग जाएगा, क्लियर बात जी। क्लैरिटी आ जाए कम से कम। और क्योंकि वो अच्छा, आप जानती लेकिन हैं वो जुबैरी हसन साहब जो ये है, बताएं, हसन जो है, मैं आपको अच्छी फ्रैंकली बात स्पीकिंग देखें यहाँ तक मामला आया क्यों? चाहे दहशतगर्दी का मामला लें, चाहे ये वाला मामला लें, बात यह है कि क्या हमारी कोर्ट्स डिलीवर नहीं कर पाई जो यहाँ तक मामला आया? असल में तो फेलियर ऑफ जुडिशरी नज़र आता है ये, या आप इसको किसी और तरह देखते हैं? एक ओपिनियन ये भी है कि जुडिशरी जान के डिले कर रही थी बिकॉज पीटीआई स्पेसिफिक केसेस हैं ये मामला यहाँ तक आया कैसे? क्योंकि अब ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। ये मामला यहाँ तक आया नहीं। ये 9 मई के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके चालान उनको पेश किया गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में। सब पे एंटी टेररिज्म के पर्चे काटे इन्होंने 780 के। वहां से जाके इनका मिलिट्री कोर्ट में इनका 21D रेड विद सेक्शन 59 सब क्लॉज 4 वो इनको इजाजत देता है कि वो जाके सेक्शन 549 होता है आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने कह सकता है कि ये हमारे कानून के तहत इस बंदे ने हमारे कानून तोड़ा है, इसको हमारे हवाले कर दो। तो यहाँ आपको पता है मजिस्ट्रेट की क्या मजाल कि वो फौजी को मना करे, उन्होंने उठा के जिन लोगों की तहवील उनको दे दी। लेकिन देखिए जो और लोग थे जो सिविलियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थे, आपने देखा कि वो उनका आज तक प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में, वो भी हुकूमत कुछ के नहीं पास कर रहे, वो नहीं। लोग भी वहीं देखिए फंसे उसमें हुए हैं। जुडिशरी का कुछ देखिए, आप सुने ना मेरी बात, जज तो फैसला उस वक्त करता है जब उसके सामने केस पेश किया जाता है। केस सरकार को पेश करना होता है, बर्डन सरकार पे होता है, बारे सबूत सरकार पे होता है कि वो साबित करे कि ये बंदे ने ये जुर्म किया है, 9 मई में ये इन्वॉल्व था। तो क्योंकि आप देखिए आर्टिकल 131 से 139 तक पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस हैं कि अगर फौजी जुर्म करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या वो सारी, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब उन्होंने, आप देखिए प्रोसिक्यूशन अगर कोई अपने फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है इसके अंदर, इसमें आप जुडिशरी को कैसे आप तो इसका मौलूद हल क्या इल्जाम है? ठहरा सकते हैं? इसका हल क्या है? यही जुडिशरी फिर हल कोई स्टैंड ले, वो कहे कि ठीक है प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही, हम रिलीज करते हैं इन लोगों को। जुडिशरी को तो तबाह कर दिया गया 26वीं तरमीम में। अब जुडिशरी है कहाँ इस मुल्क में? आप देखिए क्या किया गया 26वीं तरमीम में। अब आपके बेंचेस भी हुकूमत सरकार बनाती है, मेजॉरिटी उनकी है, वो चीफ जस्टिस वगैरह बैठ जाते हैं और वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। अब तो जजेस भी वही बनाएंगे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमारे तो जुडिशरी का जो हाल है। और फिर ये लोअर जुडिशरी है, देखें जो एंटी टेररिज्म कोर्ट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं जो उसमें बैठे होते हैं। Fair अब enough. आप देखिए, बहुत शुक्रिया आप आबिद जुबैरी साहब, एक आपने हमें ज्वाइन किया। क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुल के एनालिसिस करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फ़ौजी ट्रायल्स तक नौबत क्यों पहुंची, ये एक बिगर क्वेश्चन है। पाकिस्तान की सियासत यहाँ तक क्यों पहुंची, इस तरह के एहतजाज क्यों हुए कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक मामला गया, और उसके बाद अभी तक ना कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई मजम्मत करने को तैयार है। तो जो लोग इस वक्त ये ट्रायल्स भुगत रहे हैं, क्या ये कहना चाहिए कि ये सारा कुछ एक नैरेटिव का नतीजा है, और क्या ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए फॉर द टाइम्स टू कम कि वी शुड बी केयरफुल विद आवर वर्ड्स, और जो हम नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, नैरेटिव पेसिंग कर रहे हैं, चाहे वो जलसों में हो, जलूसों में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, जहाँ भी हो। सो अ वर्ड ऑफ कॉशन आई थिंक अभी तक का टेक अवे अगर इसमें से लिया जाए तो वो ये होगा। ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे तो कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की गूंज है, इसमें सच्चाई कितनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और पाकिस्तान की सियासत ऐसे लगता है जिस तरह 9 मई से आगे निकलने को तैयार ही नहीं है। एक एक करके बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के दीगर जो लीडरशिप है, उनके केसेस अब लग रहा है कि कुछ मूव करना शुरू हुए हैं। GHQ हमला केस, या तो शाखाना 2, बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भी शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद वगैरह पे जो उनका जलाओ घेराव केस था उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने भी शॉर्ट ऑर्डर में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल की इजाज़त दे दी है, यानी जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ पाएंगे वो जेलों में जाके सज़ा भी काटेंगे। ताहम ये बात अभी क्लियर नहीं है, ये स्टेटस, क्योंकि अभी कंप्लीट ऑर्डर नहीं आया, फाइनल ऑर्डर नहीं आया, तो ये नहीं मालूम कि उन्हें राइट टू अपील मिलेगा या नहीं। लेकिन लीगल माइंड्स का कहना है कि मिलेगा। एट द सेम टाइम लास्ट 72 आवर्स में मुज़ाकरात की बात बहुत ज़्यादा हुई।
और स्पेशली पीटीआई की तरफ से, उमर अयूब हों, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हो, सब ने शायद पहली दफ़ा ये कहा है कि हाँ जी, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अपने इस बयानिए से वो पीछे हटते नज़र तो आ रहे हैं कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का जो बयानिया था वो यहाँ तक कैसे पहुँचा कि अब वो उसको तीसरी कुव्वत कह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मुज़ाकरात को हमारी वीकनेस ना समझें, हम सिर्फ चाहते हैं कोई तीसरी कुव्वत बीच में ना आए। तीसरी कुव्वत कल तक अपनी एलाए थी और सिर्फ उन्हीं के साथ बात करने को तैयार थी पीटीआई। आज वो तीसरी कुव्वत बीच में ना आए, इसलिए वो अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। इतना बड़ा शिफ्ट बयानिए में कैसे आया और क्या इसको मुकम्मल एमा हासिल है, इसको बिल्कुल ओन करते हैं बानी पीटीआई या नहीं, अभी ये भी तय होना बाकी है। इसके अलावा ऑफिशियली अभी तक कोई चैनल्स ओपन नहीं हुए गवर्नमेंट और पीटीआई के बीच में, और सिविल नाफरमानी को भी अभी तक पीटीआई एज अ लेवरेज यूज़ कर रही है। मुज़ाकराती टीम बन गई, फिर उसमें एक आधे मेंबर का इजाफा भी हो गया, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो साफ कह रहे हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। हुकूमत का ये कहना है कि इस ब्लैकमेलिंग के साथ, इस डेट की अनाउंसमेंट के साथ हम मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलिट्री कोर्ट्स का जो डिसीजन आया है वो है तो कंडीशनल, अभी तो इवेंचुअली फाइनल डिसीजन आएगा, फिर चीज़ें आगे जाके वाजे होंगी, लेकिन अभी इस टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तहत भी जिन लोगों के ट्रायल्स होंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, अगर बाद में जाके इससे अगेंस्ट डिसीजन आया तो इन लोगों के साथ कुछ ज्यादती नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लंबे अरसे के लिए इन वो डिसीजन मेकिंग से रोक दिया गया। तो यहाँ देखें, जो सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किन बुनियादों पे हो सकता है वो बहुत स्पेसिफिक है, और वो ऐसी बुनियादें नहीं हैं कि वो आप उनको जनरलाइज करके एक आम सिविलियन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी मेंबर को आप उसके अंदर फंसा लें। वो बड़ी स्पेसिफिक हैं कि अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होता है या उसकी प्लानिंग में शामिल होता है या बैटमेंट में शामिल होता है या एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, तो आर्मी एक्ट के तहत उसका जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो यहाँ अब द फैक्ट कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रोका और फिर अभी दोबारा सजाएं सुनाने से इजाज़त दे दी है, ये हमारे जुडिशल निज़ाम की जो एक कंफ्यूज स्टेट है उसका वो एक इक्कासी करता है। लेकिन बहरहाल उसकी वजह से बिल्कुल डिले भी हुई, डिले नहीं होनी चाहिए थी, और जो 9 मई का वाकया है वो पोलिटिसाइज भी हुआ। क्योंकि देखें, ये मिलिट्री कोर्ट फाइनल कोई डिसीजन नहीं होती, इसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं उस डिसीजन के खिलाफ। तो ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, इसके बाद बहुत सारे फोरम्स मौजूद होते हैं कि जहां आप इन सजाओं की अपील कर सकते हैं। ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक टैग अटैच्ड है ना इसके साथ, यूनिवर्स इंटरनेशनली आई वुड से, कि बड़ा ये अनडेमोक्रेटिक है, इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट। तो अगर हमारी अदालतें ही ट्रायल्स कर लें, जिस तरह आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर अभी तक अदालतें फैसले नहीं दे सकी 9 मई के मसलों को लेके, तो क्यों नहीं दे सकी? एक तो नंबर 1 ये क्वेश्चन भी किया जाना चाहिए, और दूसरा, क्या ये उनका फेलियर है जिसकी वजह से इसका रुख फिर फौजी अदालतों की तरफ मोड़ना पड़ा? व्हाट इज द डिबेट हियर बेसिक? ये देखें, पहली बात तो ये कि ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसके बाद भी आपके पास अपील के फोरम हैं और मिलिट्री कोर्ट भी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो मिलिट्री कोर्ट के होते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए, दूसरी बात मैंने आपको कहा कि ये जनरलाइज्ड एक वो नहीं है कि हर आदमी का या सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी स्पेसिफिक हैं, और बहुत रेयर एक स्पेसिफिक एक्ट करना पड़ेगा किसी सिविलियन को कि उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। और बदकिस्मती से 9 मई का जो इंसिडेंट है उसके अंदर फौजी तनसीबात को जलाया गया, उन पे हमलावर हुए लोग, और उसकी प्लानिंग और उसकी सारे वो मामला थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है या ये इंटरनेशनल जस्टिस के खिलाफ है।
जब आप फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है। बहरहाल देखें, ये चीज़ें कंक्लूड हो जाती अगर सुपीरियर जुडिशरी इसके अंदर कंफ्यूजन ना फैलाती। दैट इज द बेस्ट के वो क्यों, अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी आज उनको शॉर्ट ऑर्डर के तहत, या उन्होंने इसको ये कहा कि अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? देखिए, ये तो अब हम बिल्कुल ये तनकीद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर कि इन चीज़ों की हतमी जो है वो फैसले होने चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन ख़त्म हो, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें जल्दी कंक्लूड होंगी ताकि एक जो कंफ्यूजन है और इस जो 9 मई को पोलिटिसाइज किया हुआ है वो मामला ख़त्म हो, और हम लोग जो हैं वो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सजाएं हों, अगर वो गिल्टी नहीं है तो उनको बिल्कुल रिलीज किया जाए और ये जो एक लंबा अरसा जो रुका है, ये नहीं, इतनी जो डिले हुई है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा एहसान साहब, कुछ मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि पीटीआई हैज़ फाइनली अग्रीड, और अभी भी उसमें ल्यूक वार्म रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ फातिहा के लिए गए थे, हमने कोई अभी मुज़ाकरात नहीं शुरू किए। लेकिन बहरहाल फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट के फ्लोर से बैरिस्टर गौहर ये कहते नज़र आए कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, सबके साथ तैयार हैं। इस पर रिस्पॉन्स नून लीग का भी सामने आया, लेकिन चलें लेट्स अज्यूम कि वो हॉकिश लोग हैं कुछ, तो डव्स मौजूद हैं आपके कैंप में भी जो चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों और कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए? देखिए, गवर्नमेंट का दरवाज़ा कभी भी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं हुआ। गवर्नमेंट का दरवाज़ा मुज़ाकरात के लिए खुला रहा है। अगर आपको मैं एपिक्स कमेटी की मीटिंग याद दिलाऊं जो SIFC की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और KPK के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, और ये 26 नवंबर से पहले की मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें मिलके काम करना चाहिए और ये धरना नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उसके बाद PTI ने पाकिस्तान की तारीख का वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट किया, जिसके अंदर ना सिर्फ रेंजर्स के लोग शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, बल्कि 150 पुलिस वाले जख्मी भी हुए, और पता नहीं कितनी व्हीकल्स, अराउंड 40 के करीब व्हीकल्स जला दी गई, राख कर दी गई। तो ये उस वक्त हुकूमत इनसे एंगेजमेंट की भी कोशिश कर रही थी, इनको संजरानी पे रोकने की भी कोशिश की। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पुरतशद्दद एहतजाज करें और जब उसकी पकड़ दकड़ स्टार्ट हो जाए तो आप कहें कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और तब भी आप एक तरीके से थ्रेट करें पाकिस्तान की मफादात को, पाकिस्तान की मईशत को, कि अगर आपने हमारी शराइत ना मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो देखें कब तक जो है वो रियासत जो है या गवर्नमेंट जो है वो ब्लैकमेल के आगे जो है वो रुकेगी और जो है वो मसालत को तलाश करेगी। तो गवर्नमेंट समझती है ये ब्लैकमेल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशंस लगा के और थ्रेट्स करके आप जब कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है उसके बाद, उसको वापस लेने के बाद अगर पीटीआई अग्री करती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो वो आप समझते हैं एक सेम तरीका होगा, वो ब्लैकमेलिंग नहीं होगी? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल यू गॉट इट राइट, गवर्नमेंट के दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन आप बार बार मुल्की मफादात के ऊपर हमला आवर होके आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि वो घुटने अपने टेके और हमारे साथ नेगोशिएट करे। इस चीज़ को हम रद्द करते हैं। फेयर इनफ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ कमिटमेंट थी आप लोगों की 26th अमेंडमेंट के बाद, वो क्या हुआ ऐसा कि वो इस कदर कॉम्प्लिकेट हो गया मसला? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल कोशिश की कि वो कमिटमेंट पूरी करे, लेकिन जब वो हमने कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश की तो उसके अंदर कुछ मसाइल आ गए, और कुछ उल्मा का जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया कि जो रजिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही होनी चाहिए, और 18,000 मदारस ऑलरेडी इस प्रोसेस के तहत रजिस्टर हो चुके। तो अब देखें, इशू ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को भी जो हम हुकूमत पहले जब आगे लेके चल रही थी और हमने कंसेंसस बिल्डिंग नहीं की थी, तो मौलाना साहब ने ही उसको रोका और कहा कि हमें मजीद कंसेंसस की ज़रूरत है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब तो ये जो है हमारी कोशिश से ही ये जो है असेंबली से और सेनेट से पास हो गया। तो अब जहाँ जाके रुका है उसको आप कर लेंगे कंट्रोल? देखिए, मेरे ख्याल से हमें उल्मा के दोनों साइडों को सुनना चाहिए
और हमें कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मौलाना साहब की तजवीज़ थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो उनको यहाँ भी अप्लाई करनी चाहिए और हम उनके साथ इंगेज्ड हैं प्रॉपर्ली। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने ज्वाइन किया। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, इसीलिए ये क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि पीटीआई की तो समझ में आती है कि वो फाइनली मुज़ाकरात की तरफ शायद आ गए हैं, अभी भी शायद आ गए हैं, गवर्नमेंट क्यों मुज़ाकरात करेगी? हकीकत ये है कि गवर्नमेंट को भी अगर कोई नॉर्मल सी लानी है, सिचुएशन को आगे लेके चलना है, किसी सेन माइंड के साथ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वाकई जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ बुलाया जा सके, डिप्लोमेट्स आएँ तो यहाँ कोई रिफ्ट ना देखें, तो गवर्नमेंट के भी हक में है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सो ये कहना कि गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीटीआई को ज़रूरत है, तो ये गलत है। सब स्टेक होल्डर्स को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगैन। और अगर कोई पिछले एक साल को या हम अपने इंतखाबात को अगर जहन में रखें तो उसके बाद से अब तक के लेसन्स क्या हैं? एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के बाद से अब तक अपने रिजॉल्व में 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वो बिल्कुल पीटीआई के साथ बात करने को तैयार नहीं है और इस चीज़ पे जोर देते रहे हैं कि पॉलिटिकल मामलों को पॉलिटिकली हल किया जाए। साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं। हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी चाहे ये मशरूत इजाज़त है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त तो दी है कि सिविलियंस का ट्रायल करें आप फ़ौजी अदालतों में। एट द सेम टाइम जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें फैज़ हमीद की चार्जशीट और फिर मुज़ाकरात पे अग्री करना टू सम एक्सटेंट, अभी भी रिलक्टेंटली पीटीआई अग्री कर रही है कि हाँ जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं। द मेजर क्वेश्चन इज़ कि वाई वुड गवर्नमेंट एग्री टू इट? वो क्यों चाहेगी मुज़ाकरात करना? उनका तो सियासी हरीफ है जो बड़े अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लग रहा है, वो क्यों मानेंगे? जुनैरा, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर है तो ये तनहा इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किसी मजबूरी के ताबे होकर ये फैसला किया है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे और अक्रॉस द बोर्ड सबसे किए जाएंगे। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बार बार कहा जा चुका है कि वो नहीं चाहते कि सियासत में इन्वॉल्व हों और सियासी जमातें आपस में ही अपने मामलात को तय करें और अपने मामलात से मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ाएं। और जब एक एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये बिल्कुल वाज़ेह है, बय्यन है और सामने है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, तो दरअसल इस मौक़िफ़ को अगर कोई पार्टी मान रही है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट की इस बात को ऑनर करते हुए अपने दरवाजे खोले हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या PMLN के पास या गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कि उन्होंने जो कहा हुआ है कि मुज़ाकरात करें तो ये मुज़ाकरात से इनकार कर दें या मुज़ाकरात से मना कर दें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल ये कहना कि PMLN आज़ादाना ना कर सकती है, मुज़ाकरात से मना कर सकती है, तो ये शायद कुछ मुश्किल है। PMLN को इस रास्ते पे कुछ ना कुछ चलता हुआ नजर आना पड़ेगा, क्योंकि खुद PMLN का अपना तकाजा रहा है। क्या अचीव करना चाहेंगे वो इससे? वो जो नेशनल गवर्नमेंट की बात है उसको ना चाहिए इससे? पाकिस्तान की तारीख में इतने अहमक आए हैं, उन अहमकों ने अपनी एक जन्नत बना रखी है जिसको वो नेशनल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। इस फूल्स पैराडाइज में रहने के जो शौकीन लोग हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी पाकिस्तान में कामयाब होंगे। कौमी हुकूमत की ना कोई पाकिस्तान में सूरत है, ना पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कौमी हुकूमत ना कोई काम कर सकती है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं कि उन डिफरेंसेस की मौजूदगी में ये कहना कि सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। हत्ता कि आप देख रही हैं कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बुनियाद पर हुकूमत में शमूलियत से माजरत की कि जब ये मखलूत हुकूमत होगी तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा PMLN को ही ये फैसले करने दिए जाए। तो कौमी हुकूमत का मुझे तो ना कोई जवाब नजर आता है, ना कोई इम्कान पाकिस्तान के अंदर, इल्ला ये कि इसको जोर जबरदस्ती ताकत से बना लिया जाए। तो फिर मुज़ाकरात के लिए डायरेक्शन क्या है? मुज़ाकरात के अंदर सबसे पहले तो मुज़ाकरात के जरिए एक माहौल को मुनासिब करना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी पोलराइजेशन मौजूद है
ये दुश्मनी की हुदूद को छू रही है। हम देख रहे हैं कि एक ही जमात है जिसको बार-बार निशाना बनाया जाता है, कभी उसके लोगों को पकड़ लिया जाता है, वो एहतजाज नहीं कर सकती, वो जलसा नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, और जैसे ही ये कुछ करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का, इंतशार पसंदी का, फसाद का लेबल लगा दिया जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में जब आप किसी एक जमात को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात भी हो, उसको दीवार से लगा के हुकूमत कर सकते हैं? तो इसका जवाब नफी में है। इसका जवाब है कि पाकिस्तान में फिर कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी अगर इतनी बड़ी जमात को ये रवायत कायम कर दी जाए कि इतनी बड़ी जमात को आप ना सिर्फ इलेक्शन हरा दें जो वो जीते हुई थी, और उसके बाद उसको कुछ बोलने भी ना दें, तो ये काम तो ज्यादा देर चल नहीं सकता। तो लिहाजा खुद PMLN की मजबूरी है कि चलिए जितना भी उसका हुकूमत में हिस्सा है उसको कुछ इत्मीनान मिल सके। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक फर्क है, वो जो खलीज है वो बढ़ती चली जा रही है। इस खलीज को पाटना भी जरूरी है, और जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट की ये बात मान करके जनाब पॉलिटिकल पार्टी से भी मुज़ाकरात किए जाए, तो इस पे आगे उन्होंने अपनी तरफ से एक सिग्नल दिया है कि यस हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हबीब साहब। पिछले एक लंबे अरसे से, स्पेशली द स्टार्ट ऑफ 2024 जो एक प्रेशर आया था ISPR का, तब से लेके अब तक एक बड़ा क्लियर सिग्नल है टू PTI कि हम आपसे बात नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। उसके बाद जो पिछला एलामिया आया फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, उसमें गवर्नमेंट को कहा गया कि आप लॉज बनाएं उन लोगों के खिलाफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे स्टेट इफेक्ट होती है। जब हुकूमत तकरीबन अपनी नाकामी की आखिरी हद को छू रही हो, तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि तीसरी कुव्वत बराह रास्त भी आ सकती है। जब देख लीजिए कि हुकूमत जितने अहदाफ मुकर्रर करती है उन्हें हासिल नहीं कर पाती, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं बन पा रहा, पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान के अंदर आए रोज हंगामा बरपा रहता है कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है तो परेशानी, जुलूस कर रही है तो परेशानी, धरना देने की बात करती है तो परेशानी, और ये डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि बात सिविल नाफरमानी तक आ गई है। तो ऐसी सूरत में क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो कहे कि नहीं जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे? डेफिनेटली हुकूमत को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और शायद खुद हुकूमत को भी ये पता है कि मुज़ाकरात के जरिए ही उसकी जो पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो चुकी है अमली तौर पर, उसमें से कुछ बाकी नहीं, कुछ बचाया जा सकता है। तो अभी ये मतलब रजिस पड़े जा रहे हैं कि नहीं मुज़ाकरात करेंगे, ये हमें चोर डाकू समझते रहे हैं, हम ये समझते रहे हैं, तो आप इनकी तरफ से भी इंतशार और फसाद के इल्जामात लगते रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत के पास तो कम से कम पॉलिटिकली अगर देखें, अगर हुकूमत ने जोरावरी नहीं करनी, हुकूमत चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, तो उसके सामने भी मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, तो जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो तीसरी कुव्वत का रास्ता मसदूद होता है। पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप इस सारे सिनेरियो में? पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत यानी PMLN एक ही सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। आप PMLN को पंजाब की पीपल्स पार्टी कह लें, या सिंध की पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को सिंध की PMLN कह लें, इन दोनों के दरमियान कोई जौहरी फर्क नहीं रहा। ना तो इख्तलाफ किसी नजरिए पर है, ना मंशूर पर है, ना किसी और चीज पर है। हत्ता कि दोनों के मामलात ऐसे हैं कि एक के वोट से दूसरा जो है वो सदर बन जाता है, और पहले के वोट से जो दूसरे की हुकूमत है कायम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, ये मुझे तो दिखाई नहीं देता। पीपल्स पार्टी ने खुद को एक दूसरी पोजीशन पे कबूल कर लिया है। अब फर्स्ट पोजीशन पे उसने PMLN को मान रखा है। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी कुछ शोर तो मचा सकती है, कुछ तस्वीर तो बहा सकती है, कुछ मूड बना सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना फैसला करने की हैसियत में फिल वक्त नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करवा नहीं सक रहे हैं, तो कितना को मसल है उनका एलाय होने के बावजूद इस गवर्नमेंट में? और ये मौलाना वाला मामला काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि जिस पॉइंट पे जाके फंसा हुआ है वो पॉइंट इजीली रिजॉल्व कराना गवर्नमेंट के बस की बात भी नहीं है। आप किस तरफ जाता देख रहे हैं इसको?
देखिए, जहाँ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी ताकत तो इतनी भी नहीं है कि कोई कानून मंजूर करा सके। और ये 26वीं तरमीम में भी हमने देखा, इसके बाद जो साथ होने वाली दीगर लेजिस्लेशन थी उसमें भी देखा कि हुकूमत के अपने लोग थे जो इसी के ऑफ द रिकॉर्ड इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मजबूरी हुई तो फिर जाके उन्हें वोट डालना पड़े उसी तरफ जिस तरफ उन्हें कहा गया था। और यूं भी एक ऐसी हुकूमत जिसको पता हो कि अमलन उसकी 16-17 सीटों से ज्यादा नहीं है और उसको 100 के करीब सीटें अनायत कर दी जाए फॉर्म 47 की बदौलत, तो उसके पास ये सकत होती है ना, ये उसकी हिम्मत होती है कि वो किसी चीज से इनकार कर सके। तो लिहाजा ये हुकूमत एक ताबे मोहमिल है। अब इस ताबे मोहमिल को चलाने वाले तो जाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी मुज़ाकरात करने हैं वो खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी अप्रोच है और डायरेक्ट एक्सेस है। तो अगर किसी बात पे उन्होंने मौलाना फजल रहमान से कमिट किया था तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उससे आगे बढ़े। लेकिन मौलाना फजल रहमान जाहिर है जो कुछ भी करें वो उनका प्रेशर 26वीं आईनी तरमीम में देखा ये गया है कि वो मैलो हो जाता है। यानी मौलाना फजल रहमान को कुछ लफ्जी तरमीम करके भी राजी उनकी किया जा बात सकता है। मामूल ऐसी तासुर दिया जा सकता है कि उनकी बात मान ली गई, लिहाजा अब वो भी बात मान ले। तो मौलाना फजल रहमान के जो मुज़ाकरात का जो एम्बिट होता है वो बहुत खुला होता है। तो लिहाजा ऐसे में मौलाना से ये तवक्को रखना कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे इस हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ जाए, तो ये मुझे अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हबीब साहब की गुफ्तगू को भी अगर मद्देनज़र रखें और पाकिस्तान की सियासत को भी अगर मद्देनज़र रखें तो जो सबसे ज़्यादा वाइज पॉलिटिकल मूव्स करते हैं वो मौलाना ही हैं। हमें बेशक लग रहा हो कि उनका मामला इतनी आसानी से हल होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो वाइडर व्यू ऑफ द थिंग्स होता है वो इतना वाइड होता है और इतना स्ट्रेटेजिक होता है कि वो ना मानते हुए भी बहुत कुछ मनवा लेते हैं। यही सियासत है जिसकी ज़रूरत है PMLN को, पीपल्स पार्टी को और ख़ास तौर पे PTI को, क्योंकि सियासत इसी चीज़ का नाम है। आप इंगेज करते रहें और अगर आपकी 10 में से एक बात भी मान ली जाती है तो दैट इज़ योर टेक अवे फॉर दैट टाइम। बाकी चीज़ों को इवेंचुअलिटी की तरफ जो देखने का और रखने का एक रुझान है हमारी सियासत में, इसको थोड़ा सा टेपर डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 100% तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आई विल सी यू टुमारो।